गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी टाइम्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है। देखिए, हमारे देश में काफी अच्छा सिस्टम है। हमारे देश में क्या है, सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट आते हैं और उनके ऊपर हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ये हमारा एपेक्स कोर्ट है, ये सबसे ऊपरी न्यायालय है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट ने कोई मामला सुनवाया और दूसरी पार्टी से सहमत नहीं होती है तो वो ऊपरी न्यायालय में जा सकती है। ऐसे ही हाई कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया और कोई पार्टी उससे सहमत ना हो तो वो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो आज इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, अगर हम बाग के बारे में जानने की किस बाग में अवस्थित है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जानकारी, तो वो भाग है, यानी ये पार्ट 5 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगर हम आर्टिकल्स को देखें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के मध्य, यानी 124 आर्टिकल से लेकर 147 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानकारी दी हुई है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम थोड़े इतिहास के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें हमारे देश में, तो आप सभी को ज्ञात है कि 1773 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला कानून आया था, जिसको हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग कानून बोलते हैं। और उसके द्वारा 1774 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसको आप अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला नियमित कानून भी बोल सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके द्वारा 1774 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? स्थापना की गई। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कितने किए गए? एक तो होगा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। और ये पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे थे। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, उनका होना ही एक प्रकार से न्याय है। और लोगों के अंदर कानून और न्याय की भावना का विश्वास पैदा करना अनिवार्य है, क्योंकि लोगों के अंदर अगर जब विश्वास की भावना होगी तभी वो कोर्ट में विश्वास रखेंगे। तो क्या हुआ, उस समय पे एलिजा एम्पे को पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और ये कौन करते थे उस समय ब्रिटेन की महारानी या क्राउन इनकी नियुक्ति करते थे। और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे, ये कौन कौन थे? तो ये थे हाइड, चैम्बर्स और स्टीफन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। इनको नियुक्त किया गया पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद क्या होता है, जब 1935 का भारत शासन एक्ट आता है, उसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और वो कब की गई? वो की गई 1 अक्टूबर
1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, देखिए जो ये संघीय न्यायालय था ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल, लंदन की प्रीवी काउंसिल थी, वहां पर इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकते आप। लेकिन जो ये संघीय न्यायालय था इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन में की जो प्रीवी काउंसिल थी वहां पर अपील की जा सकती थी, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। और इसके अंदर अगर हम जज की बात करें तो इसके अंदर सीजीआई कौन थे, वो थे मॉरिस गोवेयर। ये इसमें क्या थे, इसमें मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय में। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, यानी एक जाएगा वर्तमान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 28 जैन 1950 को, 1950 में इसका गठन हुआ था। और इसमें क्या था, इसके अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इसके सीजीआई कौन थे, तो इसके सीजीआई थे हरिलाल कार्निया या हीरालाल कार्निया भी आप इसको बोल सकते हैं, हरिलाल कार्निया। देखिए कई बुकों में हरिलाल की बजाय हीरालाल भी मिल जाता है, हरिलाल भी मिल जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हरिलाल कार्निया, कार्निया से याद रख सकते हैं, हरिलाल या हीरालाल कुछ भी हो। तो वो ये इसके सीजीआई थे, वर्तमान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो हमारा संघीय न्यायालय था इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी यही थे। तो इनको फिर क्या किया, इनको ही मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। फिर अगर हम बात करें, ये हमने जानी कुछ इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आर्टिकल 124 के बारे में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यायाधीशों की प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, या नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। देखिए पहले क्या सिस्टम चलता था, 1986 तक इसमें लिखा हुआ था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी एक सीजीआई होगा, और उसकी मदद के लिए 7 अन्य जज होंगे, यानी अन्य न्यायाधीश होंगे। लगभग 1986 तक यही सिस्टम चलता रहा। और अगर हम बात करें 1986 से लेकर 2009 तक, 1986 से लेकर 2009 तक क्या हुआ, सॉरी 2009 नहीं, तो 2009 तक इसमें 25 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 26 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में होते थे। लेकिन 2009 से लेकर और 2019 तक क्या हुआ, तब 30 तो अन्य न्यायाधीश हो गए, अन्य जज हो गए, और उनके साथ एक हमारा मुख्य न्यायाधीश हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 31 जज उस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2019 से लेकर अब तक, यानी वर्तमान में 33 तो 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं, और साथ में एक उनके मुख्य न्यायाधीश हैं। और अब टोटल कितने हैं, अब 34 हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। और आप सभी को पता होगा
कि वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन है, शरद अरविंद बोबडे साहब, बोबडे। ये हमारे 47 यानी 47वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे जी हैं। तो ये हमने बात की कुछ जजों की जो क्या स्थिति रही है, कितने जज रहे हैं और किस समय तक। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी योग्यता के बारे में कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं उनकी क्या योग्यता होती है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता। देखिए अगर हम पहले पॉइंट में बात करें तो पहला पॉइंट बड़े ही साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो। कोई भी भारत का नागरिक जज बन सकता है, इसमें पहली बात लिख रखी है ये। यानी सबसे पहले जो जज बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उसने 5 साल के लिए हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, यानी हाई कोर्ट में यानी इसको कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी उसको न्यायाधीश का अनुभव हो। और कितने साल का, 5 वर्ष का। अगर ये कंडीशन भी पूरी नहीं करता तो इसके अलावा या में उन्होंने क्या दिया, या के बाद दूसरा ही पॉइंट है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अगर वो 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज नहीं है तो वो 10 वर्ष, उसको 10 वर्षों का अधिवक्ता के रूप में एक्सपीरियंस हो, यानी अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो हाई कोर्टों में और वो वकील रहा हो। तो दूसरे ऑप्शन में दे रखे है ये। देखिए इसका इससे साफ साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हाई कोर्ट से होकर गुजरता है, यानी हाई कोर्ट में जो जज और जो वकील हैं वही सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। इसके बाद हमारे देखिए पीछे यहाँ पे हरियाणा में एक बात चली थी, उसमें चली थी जब जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन थे तो कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। तो वही बात है, यानी दिल्ली में जिसकी सत्ता स्थापित होगी या दिल्ली लोकसभा चुनाव में जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी को विधानसभा में भी पूर्णतः बहुमत मिलेगा और वो अपनी सरकार बनाएंगे। वही बात यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो हाई कोर्ट से होकर गुजरता है। तो तीसरी बात में क्या दी हुई है, तीसरी बात दी हुई है वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। कानून यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि इस व्यक्ति को कानून की अच्छी खासी समझ है तो राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। तो ये शर्त है, ये शर्त कोई अगर पूरी कर देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है और वो अपने न्याय करने के लिए पार्टिसिपेट या न्याय कर सकता है वो जाके। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रपति की नजर में कानून के जानकार आज तक कितने आए हैं, तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार कोई भी नहीं आया है, यानी यहां से 0 सदस्य गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम बात करें अधिवक्ता की, जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता के कोटे से कितने सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, तो लगभग आप बोल सकते हैं 7 से 8% ही, यानी कुछ व्यक्ति ही वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। और आपको पता होगा SM सिकरी, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है SM सिकरी। ये ऐसे जज थे जो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। और अभी पीछे ही आपने एक काफी
चर्चित मुद्दा था इंदु मल्होत्रा, वो भी महिला थी और वो इसी कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी। मोस्टली हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं 92-93% वही सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज बनते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर विराजमान नहीं हुई है। सिर्फ फातिमा बीबी थी, जो मीरा साहिब फातिमा बीबी, वो पहली महिला न्यायाधीश थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। ये इस बात का आप ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ये न्यायाधीश बनी थी ना कि मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी फर्स्ट महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्यायाधीश बनी थी। आज तक केवल 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं। आज तक केवल 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 3 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। वो कौन कौन सी हैं? हमने अभी बात की इंदु मल्होत्रा की, आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी। ये 3 महिलाएं हैं जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें, ये बात की हमने योग्यता के संदर्भ में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 124 में और क्या लिखा हुआ है इनकी नियुक्ति के संदर्भ में। अब हम जानेंगे कि योग्यता के बाद इनकी नियुक्ति कैसे होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, कौन हमारे राष्ट्रपति जी, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह कर सकते हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से विचार विमर्श कर सकते हैं और वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकते हैं। तो एक तो बात लिख रखी है ये, वो परामर्श कर सकते हैं। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करनी है तो अन्य न्यायाधीशों से भी वो परामर्श कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता था, लगभग 1950 से लेकर 1993 तक मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते थे। और ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 1993 तक। लेकिन 1993 का जो वर्ष था वो मील के पत्थर जैसा वर्ष था। उस समय काफी बड़ा परिवर्तन हुआ और वो क्या हुआ हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, इस केस में एक जजमेंट आया था और उस जजमेंट को न्यायाधीश स्थानांतरणवाद या उसको फर्स्ट जज केस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट जज केस के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो जजों के स्थानांतरण के संबंध में वो एक प्रसिद्ध बात था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1982। इसके बाद देखिए अब बात की थी कि 1993 तक मंत्री परिषद जो कहते थे उन्हीं को राष्ट्रपति क्या कर देते थे, उनको न्यायाधीश नियुक्त कर देते थे। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन
एसोसिएशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कि एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इसने क्या किया, 1993 में इसने केस किया और ये मामला बन गया बनाम भारत संघ 1993 का। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये प्रथा चली हुई थी जिसको मंत्री परिषद चाहते थे उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता था, उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया, कोलेजियम सिस्टम को प्रचलित कर दिया। कोलेजियम सिस्टम। इस वाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय में क्या सिस्टम लागू हो गया, कोलेजियम पद्धति लागू हो गई। देखिए कोलेजियम सिस्टम क्या हो गया, इसलिए क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कोलेजियम सिस्टम होता है ये परामर्श मंडल होता है, परामर्श देंगे और जब कुछ व्यक्ति परामर्श देंगे और राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम की, और इसको अगर हम बात करें तो इस केस को सेकंड जज केस कहा जाता है। सेकंड जज केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ का मामला 1993 में, इससे कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इसको सेकंड जज केस भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। देखिए कोलेजियम क्या होता है, ये परामर्श मंडल तो होता है, इसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे, तो इसमें व्यक्ति होंगे इसमें एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, एक तो होगा सीजीआई, और इसमें होंगे 4 व्यक्ति होंगे वो वरिष्ठतम 4 व्यक्ति होंगे सीनियर जज, यानी पहले नंबर पे तो जो सबसे सीनियर है वो, और ये 4 व्यक्ति होंगे जो 2, 3, 4 और 5वें नंबर पर आते हैं, ये इसके सदस्य होंगे। ये पूरा मिलाकर ये 5 जो व्यक्ति हैं ये परामर्श मंडल होगा ये, और जो कोलेजियम सिस्टम है इनसे मिलकर बनेगा। तो ये काफी अच्छा सुझाव उस समय दिया गया था, कुछ समय के लिए ये चला, कोलेजियम सिस्टम चला। कोलेजियम ने जो सिफारिश की जिनकी उनकी राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी, और 1998 में क्या हुआ, 1998 में उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, आप सभी को याद होगा, के.आर. नारायण जी। के.आर. नारायण, उन्होंने प्रेसिडेंटल रेफरेंस, आपको पता है 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। तो हमारे के.आर. नारायण जी ने 1998 में राष्ट्रपति बने थे और 2002 तक रहे थे। तो 1998 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया कि क्या कोलेजियम सिस्टम की सिफारिशें मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोलेजियम की सिफारिश को एक बार वापस लौटा सकते हैं। कितनी बार लौटा सकते हैं, एक बार, और दोबारा आने पर आपको साइन करने होंगे। तो ये इससे पता चल गया कि एक बार हमारे राष्ट्रपति कोलेजियम ने जो सिफारिश की है किसी के नाम की, उसको वापस लौटा सकते हैं और दोबारा आने पर उस पर साइन करने होंगे, उसकी नियुक्ति करनी होगी। तो ये जानकारी दी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 2 सालों तक वही व्यवस्था चली, और जब 2000 में, सन 2000 की अगर हम बात करें, उस समय पर कौन सी सरकार थी, उस समय पर अटल जी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, M.N. वेंकट चलैया 2000 में उन्होंने क्या किया, M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया या एक समिति बनाई आप बोल सकते हैं, और इससे कहा गया कि आप
इसका कोलिजियम सिस्टम है या जो जजों की जो नियुक्ति होती है उसके संदर्भ में आप विचार विमर्श करिए, अध्ययन कीजिए कि क्या वो सही है या उसको हटाकर किसी और आयोग को या कोई और व्यवस्था की जाए। तो एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया था उसने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि आप एनजेक की स्थापना का सुझाव दिया कि आप एनजेक की स्थापना या एनजेक का निर्माण कर दीजिए। ये एनजेक क्या होता था? तो ये होता था नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसके बारे में उसने कहा यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग की इसने क्या की? सिफारिश की कि इसका सुझाव दिया एनजेक का। इसके बाद कुछ समय के लिए और चलती रही प्रोसेस और जब 2013 में आप देख लीजिए लगभग 11 साल के बाद उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय एनडीए की सरकार थी। तो एनडीए ने क्या किया? एनडीए ने 2013 में 120वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए वो, और ये किससे संबंधित था? ये विधेयक था एनजेक से संबंधित यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। और आप सभी को पता है 2014 में लोकसभा भंग हो गई और फिर उस समय ये जो 120वां जो ये बिल लेकर आए थे वो उसी समय वहां पर समाप्त हो गया। उसके बाद जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो वो क्या किया? उन्होंने 12 अगस्त 2014 को उन्होंने क्या किया? दोबारा फिर 121वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए वो, और वो सर्वसम्मति से पास हो गया लोकसभा में भी। और उसके बाद सिर्फ एक राम जेठमलानी थे जिन्होंने उसका विरोध किया था, वरना वो सर्वसम्मति से ही पास हो गया था। उसके बाद 16 अगस्त को दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया। और आप सभी को पता है कि जब संविधान में संशोधन करते हैं तो राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जिसने सितंबर में उसको अनुमति दे दिया, अनुमोदन दे दिया। और 31 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, यानी राष्ट्रपति ने भी उसको मंजूरी दे दी। और 1 तारीख से यानी 1 जनवरी 2015 से जो ये एनजेक बनाया था, ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी ये कानून बन गया। और कौन सा कानून बनाया गया? 99वां अधिनियम बन गया, कानून बन गया। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चली थी एनजेक को विधिवत तरीके से लागू करने की। अब एनजेक था जो वो क्या हुआ? वो प्रचलित हो गया, इसके द्वारा ही अब नियुक्तियां होंगी जजों की। तो इसके संदर्भ में जब हमारे संसद ने हमारे संविधान में संशोधन किया तो उन्होंने क्या संशोधन किया उसके बारे में बात करेंगे। जब जैसे एनजेक का उन्होंने निर्माण किया तो आर्टिकल 124 में भी उन्होंने संशोधन किया, और आर्टिकल 124 में ए में लिख दिया उन्होंने एनजेक की स्थापना कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसमें कितने व्यक्ति होंगे? इसमें टोटल 6 व्यक्ति होंगे। एनजेक में कुल होंगे 6 व्यक्ति, कुल तो 6 व्यक्ति होंगे। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया इनमें, एक तो हो गया CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा 5 सदस्य और होंगे। और ये 5 सदस्य कौन कौन होंगे? 5 सदस्य की अगर हम बात करें, देखिए 2 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज यानी जो सीनियर जज होंगे वो, इसमें 2 सदस्य तो वो होंगे। और 1 सदस्य होगा इसमें कानून मंत्री यानी जो सरकार का जो विधि मंत्री है या कानून मंत्री है वो होगा। और ये 2 होंगे वरिष्ठतम जज। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 व्यक्ति होंगे जिसको राष्ट्रपति
चाहेगा, या राष्ट्रपति जिस को जो लगेगा कि ये कानून के अच्छे जानकार हैं उनको राष्ट्रपति इसमें नियुक्त कर देगा और वो एनजेक के सदस्य हो जाएंगे। टोटल 6 व्यक्ति होंगे, एक सीजीआई होगा, 5 व्यक्ति और होंगे, 2 वरिष्ठतम जज होंगे, एक कानून मंत्री होगा, कानून मंत्री पदेन सदस्य होगा उसका, और एक होगा, 2 होंगे राष्ट्रपति की नजर में जो कानून के अच्छे जानकार होंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे एनजेक बन जाएगा और ये अब जजों की नियुक्ति करेंगे। और 124 बी में लिख दिया इनके कार्यों के बारे में कि ये हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका ट्रांसफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को ये परामर्श देंगे। तो इसमें इनके कार्यों के बारे में लिख दिया। और एक बात और लिख दी 124 सी में कि एनजेक के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, संसद के पास है, ये बात इसमें लिख दी। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि न्यायाधीशों के संदर्भ में या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो वो हमारी संसद के पास है। वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकती है, हमारी संसद कर सकती है। कई बार ऑप्शन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो आप डे ईचक संसद को टिक कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। तो ये प्रावधान कर दिया एनजेक के अंदर, ये 3 बातें जोड़ दी गई। फिर क्या होता है 13 अप्रैल 2015 को एनजेक लागू होता है, लागू हो गया। 13 अप्रैल 2015 से ये काम करना शुरू कर देता है और ये लागू हो जाता है। इसके बाद जो आप सभी को पता है, हमने भी बात की थी, जो हमारी एसोसिएशन है, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, उसको लगा कि अगर एनजेक में कानून मंत्री आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं न्याय में त्रुटि हो जाएगी। यानी आप सभी को पता है कि न्यायालयों में अधिकतर केस हैं जो वो सरकार के विरुद्ध होते हैं, और अगर सरकार के व्यक्ति ही जजों की नियुक्ति करने लग जाएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस किया उस एसोसिएशन ने, और कहा कि जो ये एनजेक बनाया है ये सही नहीं है, ये हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठती है जिसके अध्यक्ष होते हैं के.एस. केहर की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन होता है। वो इसके ऊपर देखती है कि जो ये एनजेक बना है ये सही है या नहीं है। और इन्होंने फिर क्या किया, 16 अक्टूबर 2015 को संविधान की आधारभूत ढांचे या संविधान के आधारभूत उल्लंघन के आरोप में समस्त 99 अधिनियम जो बनाया था, हमने अभी बात की थी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम बना दिया गया था 121वां बिल के द्वारा। और इस जे.एस. केहर की अध्यक्षता में इस समस्त 99 अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको। और ये कहर बरपा दिया गया इसके ऊपर के.एस. केहर की अध्यक्षता ने। और अब जो था वो एनजेक समाप्त हो गया था। तो आप इस बात को ध्यान रखना, 16 अक्टूबर को उसको समस्त, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे अगर संविधान का कोई चीज उल्लंघन कर रही होती है तो उसको उतने ही पार्ट को हटाया जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, लेकिन पहली बार समस्त 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और दोबारा से कॉलेजियम जो हमारी व्यवस्था थी उसको ही पुनः स्थापित कर दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखना। दोबारा से कॉलेजियम व्यवस्था को लागू कर दे। तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, हम इसको अपनी आगे की क्लासों में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।